फेट और डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट, मतलब इरिथ्रोसाइट का लाइफ साइकिल कितना होता है और ये डिस्ट्रक्शन होता है तो कैसे होता है। लाइफ स्पेन, यदि इसकी उम्र की बात की जाए, अवधि की, जीवन की अवधि की, तो 100 से 120 दिन तक ये ब्लड में रहता है। इसके बाद ये मुख्य रूप से स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान। स्प्लीन में बात की जाए तो स्प्लीन में कैपिलरी जो होते हैं उनमें बहुत ही थिन ल्यूमेन होते हैं, उसमें उस कैपिलरी में स्क्यूज आउट होके रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स के थ्रू ये फेगोसाइटोसिस के द्वारा डिस्ट्रक्शन होते हैं, और डिस्ट्रक्शन होने के बाद इस आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और बाकी पार्ट्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। आरबीसी में चूंकि 97% अप्रोक्सीमेटली हमने बात की थी कि इसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन ही होता है, तो इस कारण से हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन में। आरबीसी जब पुराना हो जाता है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो देता है, रिजिड हो जाता है, तो वो फ्रेगाइल, क्षण भंगुर होते हुए टूट जाता है। हम बात करेंगे दूसरे सेल्स, दूसरी जगह भी जहां पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन के अलावा। स्प्लीन तो मुख्य है ही, इसके अलावा बोन मेरो और लीवर में भी हेमोलाइसिस होता है, और यहाँ पे भी फेगोसाइटोसिस होता है रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स के थ्रू, मैक्रोफेजेस के थ्रू इनगल्फ करता हुआ ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। जब हम बात करेंगे आरबीसी के ब्रेकडाउन की, तो उसमें हीमे और ग्लोबिन दोनों सेपरेट हो जाता है। आयरन मुख्य रूप से अलग होगा और प्रोटीन पे बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन, फ्री आयरन कितना टॉक्सिक होता है। ये जिस प्रोटीन से बाइंड होता है वो है फेरिटिन और हेमोसिटिन, फिर ये रीयूज हो जाता है। इसी तरीके से ग्लोबुलिन भी ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड में टूटता है और ये भी फिर से रीयूज होता है अनदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हेमे जो है वो येलो पिगमेंट में कन्वर्ट होता है, जिसे कहते हैं बिलीरुबिन। लेकिन बिलीरुबिन के बनने के पहले हेमे एक नॉन आयरन पोर्शन ऑफ हीमे जो है, अब हीमे में बात करेंगे तो हीमे के बीच में आयरन होता था, लेकिन उसके चारों तरफ जो है वो नॉन आयरन पोर्शन था। तो नॉन आयरन पोर्शन जो हेमे का है, क्योंकि सेंट्रल ऑफ द हेमे इज अ आयरन पोर्शन Fe, तो नॉन आयरन पोर्शन मतलब जो पेरिफेरल पोर्शन है हेमे का, वो कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन में, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है, और ये रिड्यूस होकर बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। तो हेमे का जो नॉन आयरन पोर्शन है वो बिलीवर्डिन, जो कि ग्रीन पिगमेंट रहता है, उसमें कन्वर्ट होगा, और वो रिड्यूस होके तब जाकर येलो पिगमेंट बिलीरुबिन में बनेगा। ये बिलीरुबिन आपके ब्लड में इंटर करता है और ट्रांसपोर्ट होता है लिवर तक। लिवर में इसे टेकअप करने के बाद बाइल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है, और ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट करते हैं, जो मुख्य रूप से आपके मल में सिक्रीट होता है एज अ फॉर्म ऑफ द स्टेरकोबिलिन। ये यूरोबिलिनोजेन जो आपके मल में कन्वर्ट होकर बदलता है स्टेरकोबिलिन में, ये एक ब्राउन पिगमेंट है। हम देखते होंगे मल या फीसेस का जो कलर होता है वो इसी स्टेरकोबिलिन के कारण ही आता है। मतलब हमारा जो हीमोग्लोबिन का जो नॉन आयरन पोर्शन है वो जिसे हमने बिलीवर्डिन कहा था, जो एक ग्रीन कलर का था, वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हुआ,
फिर वो अल्बुमिन पे बाइंड करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, लीवर में पहुंचता है वो बिलिरुबिन। लीवर से पहुंचने के बाद वो बाइल के थ्रू फिर सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन में, मुख्य रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहां पे बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया इस बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ये फिर ब्राउन पिगमेंट में कन्वर्ट होता है, भूरे कलर का पिगमेंट में, जिसे स्टरकोबिलिन कहते हैं। ये ब्राउन पिगमेंट जो फीसेस जो मल का रंग है वो इसी कारण से देखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ यूरोबिलिनोजेन जो है वो फिर से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और येलो पिगमेंट यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है और वो एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू। तो चूंकि यहाँ पे इस स्लाइड पे ये दिया हुआ नहीं है, मैं अलग से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। हम देखेंगे कि आरबीसी एक अनन्यूक्लिएटेड कंडीशन है। आरबीसी का, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इस कारण से ना वो किसी नए प्रोटीन को बना सकता है, ना ही ग्रोथ कर सकता है और ना ही डिवाइड कर सकता है। हाँ, हम यदि बात करें इसके प्लूरिपोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का, तो ये प्लूरिपोटेंशियल का मतलब हो गया कि जब ये आरबीसी में जो इसका स्टीम सेल था वो स्वयं से रिन्यूअल होता है, उसको किसी रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती, डिवाइड भी करता है। लेकिन स्टीम सेल से कमिटेड होके जब ये आरबीसी बनता है तो इसका न्यूक्लियस जाने की वजह से ये सब चीजें देखने पड़ती है, जैसे इसका ना ग्रोथ होगा, ना डिवीजन होगा, ना नया प्रोटीन ये बना पाएगा। और हमने देखा था कि रेटिकुलोसाइट्स जो थे, जिसे हमने कहा था कि रेटिकुलोसाइट यंग आरबीसी, उसमें राइबोसोम्स थोड़े बहुत होते भी हैं तो वो तुरंत डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हमारे शरीर में 1 से 2% रेटिकुलोसाइट्स पाए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिकुलोसाइट्स का एग्जामिनेशन करने से ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कितना आरबीसी बन रहा है। यदि 1 से 2% से ये कम होगा, इसका मतलब कि हमारे शरीर में आरबीसी का फॉर्मेशन कम है। और यदि 1 से 2% से यदि ये ज्यादा होगा, इसका मतलब हमारे शरीर में आरबीसी ज्यादा अमाउंट में बन रहा है। तो रेटिकुलोसाइट, जिसे हम यंग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसको हम लोग कभी कभी देखते हैं ब्लड टेस्ट करके। यहां हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया या हेमोरेजिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन स्पिल ऑफ होके आरबीसी से निकलता है और ब्लड में चला जाता है। हिप्टोग्लोबिन नाम का एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये हीमोग्लोबिन को कैप्चर कर लेता है। जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में जाता है तो चूंकि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो आयरन है वो टॉक्सिक हो सकता है, इसी कारण से हीमोग्लोबिन को फ्री फॉर्म में कभी भी रिलीज नहीं किया जा सकता। तो हमारे शरीर में हेप्टोग्लोबिन नाम का एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन हेप्टोग्लोबिन। ये हेप्टोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों आपस में कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और यही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है डब्ल्यूबीसी इसको इनगल्फ करेगा, फेगोसाइटोसिस के थ्रू इनगल्फ करके मैक्रोफेजेसिस में और फिर इसका डिस्ट्रक्शन करेगा। तो जरूरी है कि हीमोग्लोबिन को हेप्टोग्लोबिन में बाइंड होना। हेप्टोग्लोबिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। अब यहां हम इसको देखते हैं इस फिगर को थोड़ा नजदीक से। सबसे पहले ओवरव्यू, लो ऑक्सीजन लेवल ब्लड में स्टिमुलेट करता है किडनी, मुख्य रूप से किडनी को। हालांकि हम जानते हैं कि लिवर से भी इरिथ्रोपोइटिन थोड़ा बहुत रिलीज होता है, लेकिन मुख्य रूप से किडनी में इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। इरिथ्रोपोइटिन ब्लड का लेवल इंक्रीज करेगा। इरिथ्रोपोइटिन रॉ मटेरियल ब्लड को प्रमोट करेगा। यहां से आरबीसी का प्रोडक्शन होगा जिसका लाइफ टाइम है 120 दिन, लगभग 100 से 120 दिन होता है आरबीसी का लाइफ टाइम, लाइफ स्पेन। और फिर 120 दिन पूरा होने के बाद उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, वो रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद उसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है जो मुख्य रूप से हीमे और ग्लोबुलिन्स में कन्वर्ट होता है। हीमे आयरन के रूप में स्टोर होता है फेरिटिन और हेमोसिड्रिन में, या बिलिरुबिन
में कन्वर्ट होता है हीमे। बिलिरुबिन जो कि एक येलो कलर का पिगमेंट है, बिलिरुबिन बिलवर्डिन से कन्वर्ट होके बनता है। तो ये हीमे का नॉन आयरन पार्ट है। बिलिरुबिन जो बन रहा है वो हीमे के अंदर जो पेरिफेरल में नॉन आयरन पार्ट है। तो हम एक बार फिर से एक स्ट्रक्चर देखते हैं बैक में जाके, शायद आपको ध्यान होगा नहीं होगा। ये देखिए, ये हीमोग्लोबिन का जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो ये बीच में ही Fe है, बाकी हम देखेंगे पेरिफेरल, तो पेरिफेरल इज अ नॉन आयरन पार्ट इस हीमोग्लोबिन का। यही नॉन आयरन पार्ट जो है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है हीमे का, क्योंकि सेंट्रल में सिर्फ एक Fe है, आयरन पार्ट है, बाकी पेरिफेरल में कोई भी आयरन पार्ट नहीं होता है। तो यदि पेरिफेरल की बात यहाँ पे की जा रही है कि नॉन आयरन पार्ट वो बिलवर्डिन में कन्वर्ट होगा, तो बिलिरुबिन जो बनता है हीमे से वो नॉन आयरन पार्ट से बनता है। बिलवर्डिन जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये येलो कलर के पिगमेंट में कन्वर्ट होगा, जिसे कहते हैं बिलिरुबिन, जो लीवर के द्वारा अपटेक किया जाएगा। फिर इसी बिलिरुबिन को सिक्रीट किया जाएगा बाइल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहां से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और बैक्टीरिया के प्रेजेंस में बिलिरुबिन यूरोबिलिनोजेंस में कन्वर्ट होगा, और ये यूरोबिलिनोजेंस फीसेस में एलिमिनेट होगा ब्राउन पिगमेंट के रूप में अस्टरकोबिलिन में, जो कि ब्राउन पिगमेंट होता है, जिस कारण से फीसेस का कलर या मल त्यागते जो है वो आपको ब्राउन कलर का दिखेगा। कुछ यूरोबिलिनोजेन जो है वो ब्लड में फिर से एब्जॉर्ब हो सकते हैं और वो फिर यूरोबिलिन में कन्वर्ट होके यूरिन के द्वारा सिक्रीट होगा। मुख्य रूप से बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन बाइल के थ्रू होता है, फीसेस के थ्रू, मल त्याग के थ्रू होता है, और कुछ अमाउंट जो है वो यूरिन के थ्रू भी होता है। बिलिरुबिन जो मल के द्वारा निकलता है उसका नाम है एस्टरकोबिलिन, जो ब्राउन पिगमेंट होता है, और जो यूरिन के द्वारा निकलता है वो है यूरोबिलिन, UROBILIN। और इसके लिए हमने देखा कि कुछ रॉ मटेरियल जरूर चाहिए इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशंस के लिए। उसमें हमने बात की है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उन फैक्टर्स में हमने पिछले बार भी देखा था कि इरिथ्रोपोइटिन, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, विटामिन B12, विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड कहते हैं, आयरन के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जैसे कॉपर, अमाइनो एसिड, थायरोक्सिन। जी हाँ, थायरोक्सिन भी इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, जो कि स्लाइड पे नहीं दिखाया गया। इसके अलावा साइटोकिनिन्स में मुख्य रूप से इंटरल्यूकिन्स, जिसमें IL-3, IL-6 और IL-11 भी है, ये भी इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेंगे। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSF, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये भी आपको इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हुए देखे जाते हैं। तो यहां हमने देखा था कि इरिथ्रोपोइसिस कैसे ऑपरेट होता है, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमने निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, हेमोस्टेटिक से हमने रेगुलेट किया था इरिथ्रोपोइसिस को। ये हमने पीछे में देखा था निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। दिस इज कॉल्ड द निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, द हेमियोस्टेटिक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ हम थोड़े समय के लिए विश्राम लेते हैं।